हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के सोशल साइंस के सभी विषयों का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब है। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 40 तक यानी कि 40 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो का लिंक। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी इसका बना दिया गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 41 नंबर प्रश्न से, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची क्या है या किसे कहते हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्व रखने वाला विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक। इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो तब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है, ठीक है। देखिए, केंद्र समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक। अगर एक ही मुद्दा पर दोनों मिलकर कानून बनाएं और दोनों के बीच टकराव हो तो वो केंद्र सरकार का मान्यता रह जाती है, ठीक है। देखिए, सूची किसे कहते हैं। देखिए, संविधान में कुल 3 सूची दिया गया है, ठीक है। 3 प्रकार की सूची है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में आपका कुल 100 विषय हैं और राज्य सूची में आपका 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपका कुल 47 विषय दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर संघ सूची में पूछे कि संघ सूची में क्या क्या आते हैं, तो जैसे कि रक्षा हो गया, विदेशी मामला हो गया, युद्ध हो गया और बोले तो परमाणु हो गया, ठीक है। जैसे आर्मी किसके अंडर आते हैं तो संघ सूची के अंडर आते हैं। अगर वहीं पुलिस देखें तो वो राज्य के अंडर आते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है इसमें। राज्य सूची में आपका पुलिस आ गया, अस्पताल आ गया, कृषि आ गया, जेल आ गया, ये सब क्या तो राज्य सूची के अंदर आते हैं, ठीक है। जिसकी संख्या कितनी है तो 61 है। और तीसरा आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मिल के कानून बनाते हैं, जिसके अंतर्गत आपका शिक्षा आता है। शिक्षा राज्य सरकार भी लागू कर सकती है, केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है, कुछ भी चेंज करते हैं, ठीक है। और वन आ गया आपका, बिजली आ गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब क्या होता है समवर्ती सूची के अंदर आता है, जिसकी संख्या 47 है, 47 है, ठीक है। याद रहेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भाषा नीति क्या है। भाषा नीति किसे कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है, ठीक। भारत सरकार के द्वारा कार्यालय भाषा के रूप में यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है। राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्यों में अपनी भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो भाषा नीति किसे कहते हैं, यानी कि भाषा को मतलब भाषा बोलने के लिए एक नीति बनाया गया, ठीक है, जिसमें क्या 22 भाषा को मान्यता दी गई है, ठीक है। संविधान में कुल 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसका, ठीक है। और सभी राज्य अपने अपने कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं, इसको स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। जैसे झारखंड में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, बिहार में बहुत सारे भाषा बोली जाती है, तो सभी राज्य को अपना अपना भाषा बोलने का स्वतंत्रता दी गई। आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन संविधान में 22 भाषा को ही मान्यता दी गई है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखना है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया हम लोग को वो अनुच्छेद 19 के तहत ही दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता आदि इत्यादि सब दिया गया, ठीक है। जैसे आप कहीं भी घूमते हैं, जाते हैं, कहीं भी घूमने चल गए, किसी से मतलब कोई भी सभा कर ले, मीटिंग कर ले, जितनी भी आज़ादी आपको दी गई है वो सब इसी अनुच्छेद के तहत दी गई है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल में लॉकडाउन लगा था, तो ये सब आपका स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, ठीक है। आप कहीं नहीं जा सकते थे, घर में रहना है तो घर में रहना है, ठीक है। तो ये सब कब ख़त्म हो जाता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए दल बदल कानून सांसदों और विधायकों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि दल बदल कानून किसके लिए बनाया गया है, तो सांसद और विधायकों के लिए, ठीक है। ऐसा कानून है जो उन्हें दल बदलने से रोकती है, ठीक है। इस कानून के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरे पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकती है। जैसे कि कोई बीजेपी से जीत गया और वो चाहते दूसरे पार्टी में जाना तो वो नहीं जा सकती अपने मर्जी के से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दल बदल कानून। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखें। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उसके नाम बताना है, ठीक है। तो कुल कितने हैं, तो कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, तो 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखिए पहला है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और चौथा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छठा आपका त्रिमूलन कांग्रेस और सातवां है आपका बहुजन समाज पार्टी और आठवां है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो आपका कुल कितने हैं, 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं यानी कि दल हैं। तो ये आप इसे याद कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं तो आपको ये PDF मिल जाएगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में जो 1974 में छात्र आंदोलन हुए थे उसका प्रमुख कारण को लिखना है, ठीक है। देखिए बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। ये प्रश्न ऑब्जेक्ट में बन सकता है कि छात्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। कब, तो 1974 को, ठीक। 2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इस आंदोलन के होने का कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, सरकार द्वारा जनता की बातों का ना मानना आदि था, ठीक है। किसके चलते हुए थे, तो बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई के कारण, ठीक है, और सरकार जनता की बात को नहीं मान रही थी, इसके लिए छात्र आंदोलन हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है गठबंधन की सरकार से आप क्या अभिप्राय है या फिर किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा कर सरकार बनाता है तो इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टी, ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टी मिलके 2 या 3 पार्टी मिलके अपना बहुमत को पूरा करके राज्य यानी सरकार बनाती है, उसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में तो गठबंधन का ही सरकार चल रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। सूचना के अधिकार का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, ठीक है। देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे जैसे सत्ता में अधिकांश सरकारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना और सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक करना, ठीक है। जिससे कि आप सिंपल भाषा में कहें कि सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो आप ये डेट भी याद रखेंगे 2005 को, ठीक है। 2005 को सूचना का अधिकार आंदोलन हुआ था, जिससे कि भ्रष्टाचार, जैसे कोई भी ऑफिस जाते हैं आप सरकारी ऑफिस, तो वहाँ पे बिना घूस का कोई काम नहीं होता था, ठीक। तो इसी सब के ऊपर ये आंदोलन किया गया था, यानी कि भ्रष्टाचार के ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है। ग्राम पंचायत जो थे वो कहाँ से कमाते हैं, कि उसका आय का स्रोत क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है आपको। तो उसका निम्नलिखित आय स्रोत हैं जैसे कि होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार आदि से प्राप्त आय। जैसे कोई व्यवसाय करते, व्यापार करते हैं, जैसे आपके गाँव में कोई मार्केट लगा, हटिया लगा, वहाँ पे आप व्यापार करते हैं तो आपसे टैक्स लिया जाता है, जो भी हो 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, ठीक है। तो वो सब पैसा ग्राम पंचायत के मतलब कुछ उसको मिलता है, कुछ उस ज़मीन वाले को मिलते हैं, ये सबसे उसको टैक्स मिला जाता है, ठीक है। तीर्थ स्थान हो गया, जैसे कोई मंदिर हो गया, हाट बाज़ार हो गया, मेला लगा, जलापूर्ति हुआ, ठीक ना। तो इस सब से इसका ग्राम पंचायत को ये सब क्या है, आय का स्रोत है, ठीक है। जैसे गलियों और अन्य स्थानों पर शौचालय और मूत्राशय के प्रबंध, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जगह नदी की मतलब बोले तो गाड़ी वाला जो होता है ना, जो बाथरूम टाइप का, जो कि कोई भी शादी में ले जा सकता है अपने यूज के लिए, तो उसमें जो उसको पैसा देता है, ये सब आपका
पंचायत यानी ग्राम पंचायत के पास ही आता है ये सब पैसा, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं जैसे वित्त अनुदान राज्य वित्त आयोग के अनुशासन पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। और ये सरकारी के द्वारा भी इसको मतलब सरकार के द्वारा भी पैसा दिया जाता है आय के स्रोत, ठीक है। तो ये सब आप 2-3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है परिवारवाद क्या है, परिवारवाद किसे कहते हैं। देखिए अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता, बहुत सारे ऐसे नेता हैं दल हैं जिसपे क्या अपने परिवार ही एवं उसके सगे संबंधियों को राजनीतिक दलों में लाने के लिए चुनाव का टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं, यही राजनीतिक में परिवारवाद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोई अगर बोले तो विधायक बन गया तो उसका जो है मतलब रिश्तेदार है परिवार है तो उसको उसके छोटे मोटे मतलब कुछ बना दिया, वार्ड में खड़ा कर दिया, मुखिया बना दिया, तो ऐसे यानी कि अपने ही परिवार में अपने रिश्तेदार को टिकट देना जिताना, यही सब परिवारवाद कहलाता है राजनीति में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है रंग भेद क्या है, रंग भेद क्या है किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना, काले रंग वाले को गोरे रंग वाले लोगों की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित रखना रंग भेद कहलाता है, ठीक है। यानी कि गोरे और काले के बीच जो भेदभाव होते हैं उसी को रंग भेद कहते हैं। और बहुत सारे जगहों पे क्या होते हैं गोरे वाले रंगों के लोगों की अपेक्षा यानी कि वंचित रह जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि गांधी जी को यानी कि ट्रेन में बैठा नहीं दिया था क्योंकि वो काले थे, ठीक है। तो ये सब क्या था, तो रंग भेद का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा और PDF लेके आप इसे पढ़ भी लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये सब आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती, यानी हिंसा बोलें तो मारपीट आतंक का माहौल, ये सब कोई भी राजनीतिक दल के लिए क्या अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी राजनीतिक दल में कोई मारपीट हो गया, कोई मतलब आतंकी हमला हो गया, ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो असंतुलित बना हो यानी कि उसका कार्य और सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिससे लोकतंत्र कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र में जो कामकाज हो रहे हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, काम रुक जाएगा। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ठीक है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यानी कि जीवन यापन के लिए एक प्रणाली है। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, ठीक है। एक सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल में अर्थव्यवस्था यानी आजीविका का स्रोत, जैसे कि आप कृषि को ले लें, व्यापार ले लें, बैंकिंग ले लें, परिवहन संचार आदि को ले लें, जिससे क्या होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे आय होता है यानी कि कमाई होती है, इसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि आप कहीं भी काम करने, आपके पापा कहीं काम करने जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर कोई छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं जिससे आय उनको इनकम होता है, कमाई होती है, तो इसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए वे सभी क्रियाएं जिसमें हम आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, यानी कि वे सभी काम जिससे हम पैसा कमाते हैं, आय प्राप्त होते हैं हमें काम करके, वो सब क्या है, हमारे लिए आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना, ठीक है, इसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के टाइम में भी आया था और हो सके आपके भी टाइम में आ सकता है, ठीक है। देखिए वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, यानी कि कोई भी वस्तु आप दिए और उससे दूसरे वस्तु लिए। जैसे एग्जांपल में आपका गांव में देख लिए, जैसे कि आपके घर में आटा घट गया, दूसरे के घर में चावल घट गया, ठीक। आपके पास चावल है, उसके पास आटा है, तो आप उसे
चावल दे दीजिए, उससे आटा ले लीजिए, यानी कि वस्तु चेंज कर लीजिए जो आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। ठीक है, वहीं आपसे पूछा है कि मुद्रित प्रणाली क्या है। मुद्रित प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय मुद्रित प्रणाली कहलाता है। यानी कि जो पैसा से कोई भी सामान लेते हैं, कोई काम कराते हैं, उसको हम मुद्रित प्रणाली कहते हैं। और जो वस्तु के द्वारा, जैसे कि आपको हम एक दिन काम करवा लिए और आप उसे पैसा के बदले कोई अनाज दे दिए, गेहूँ दे दिए, चावल दे दिए 10 किलो 20 किलो, तो इसको हम वस्तु विनिमय के यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप पैसे देके काम करवाते हैं, पैसे देके कोई चीज़ लेते हैं, तो आपका मुद्रित प्रणाली कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है एटीएम। एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं। आप लोगों ने यूज किया ही होगा, अगर नहीं किए हैं तो आगे चल के यूज़ तो करवे करेंगे। ठीक है, देखिए एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है। एटीएम कार्ड होता है क्या, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ठीक है, जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को देते हैं, जारी करते हैं। ठीक है, ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय यानी कि 24 घंटा में किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एटीएम कहते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड सेम है। ठीक है, देखिए डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ठीक है, जैसे जो एटीएम के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा ग्राहक अपने बैंक में अपनी जमा राशि को निकाल सकते हैं, इसे एटीएम भी कहा जाता है, एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं। देखिए डेबिट कार्ड तो एटीएम का कार्ड को कहते हैं, और क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। यह भी एक क्या, एटीएम कार्ड के जैसा ही होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पुनः ये राशि बैंक को वापस भी करनी पड़ती है। यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, कुछ चुनिंदे ग्राहकों को ही दिया जाता है जिसकी आय अच्छी हो। ठीक है, देखिए क्रेडिट कार्ड उसे कहते हैं जिसमें अगर आपके एग्जांपल में देखिए, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप बैंक गए यानी कि एटीएम से पैसा निकालें तो आपका निकल गया। ठीक है, जितना होगा उतना ही निकलेगा एटीएम में। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप जितना मर्जी चाहे निकाल सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो आप फिर भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपका ऋण यानी कि कर्ज के रूप में आपका ऐड हो जाएगा बैंक में, वो जो कि आपको वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्ड सबको नहीं दिया जाता, जो उसी ग्राहक को दिया जाता है जो कि हमेशा बैंक यूज करते हैं, जिसकी आय अच्छी होती है। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा गरीब किसी को दे दिया और फिर वो वापस करने का पैसा है ही नहीं उसके पास, तो ऐसे बैंक को घाटा लग जाएगा। ठीक है, समझ गया एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या क्या है। ठीक है, यानी क्रेडिट कार्ड में आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, कहीं भी आपके अकाउंट में पैसा है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे 10,000 का भी सामान ले लिए, आपके अकाउंट में 0 है, फिर भी आप 10,000 यूज कर लिए, फिर आगे चल के आपको 10,000 पे करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, वो 10,000 आपको कर्ज के रूप में आपका ऐड हो जाएगा उधर माइनस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम 60 से लेकर आगे प्रश्न देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पर आप नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।